तो वैसे ही बृहत्तर भारत की बात करते करते अपनी अपनी निजी समस्याओं पर हम लोग उलझ गए। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेट में अन्न और बदन पे तन पे कपड़ा ये सब नहीं होगा, तब तक शायद हम कुछ ना कर पाए। लेकिन बृहत्तर भारत की बात करी जाए, तो अखंड भारत की बात करी जाए, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री लोग शब्दों में करते हैं। तो हमें बृहत्तर भारत कैसे बनाना है, मैं आपको बताऊं। मैं अपनी जर्नी की यात्रा में एक बार मुझे जापान जाने का अवसर मिला। जब जापान गया, जापान में मैंने एक चीज़ देखी, जापान के विद्यालयों में कोई भी स्वीपर नहीं होता है। और जापानीज चीज़ पे हम भरोसा करते हैं चाइनीज़ की अपेक्षा। अगर कोई गाड़ी पे या कोई मोटरसाइकिल पे या कोई घड़ी पे या कोई मोबाइल पे मेड इन जापान लिखा हो, तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। फिलिप्स की जो बात करते हो, जापानीज़ कंपनी है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है इस पर हम जापानीज़ पे भरोसा करते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि आप सभी लोगों ने देखा होगा चलने वाली सीढ़ी, स्लाइडर इसको बोलते हो आप लोग, जो आप देखते हो बड़े बड़े मॉल में लगी होती है, जीना चलने वाले। तो उसमें देखा हमने लोग बाएं साइड खड़े हुए थे। तो हमने एक से पूछ लिया, हमारे पास तो वो था गाइड। हमने कहा भैया ये क्या है, मतलब दाहिना छोड़ के तो बाएं खड़े हैं। तो हमने कहा बाएं इसलिए खड़े होते हैं कि किसी को बहुत जल्दी है, सबसे ज़्यादा जल्दी है, तो हमें ओवरटेक करके निकल जाए। तो आवाज़ हमारे पास जल्दी किसको नहीं होती भाई, हमको सबसे ज़्यादा जल्दी है। हमारी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, हमारी पत्नी इंतजार कर रही है, आलू लेके जाना है, हमें तो सबसे ज़्यादा जल्दी है। लेकिन वहाँ के लोग जिस दिन दूसरों का दर्द, दूसरों की पीड़ा आप समझने लगेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है भाई, समझो ना। हम पढ़ते तो रामचरितमानस, देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मानस होती है हर जगह जगह पे। हम हर कोई शुभ काम करते हैं तो अखंड मानस का पाठ कराते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी बात है, आप सभी को मालूम होगा, मैं गायत्री परिवार से बिलोंग करता हूँ। एक भाई साहब मिले और मेरे रिलेटिव थे बरेली में। उन्होंने भैया कथा रखी, हम पहुँच गए, बहुत लंबा चौड़ा पांडाल, बड़ी लंबी व्यवस्था, करोड़ों का आयोजन। हमने पूछा बुआ जी से, हमने कहा बुआ जी, वो दूर की बुआ थी, हमने कहा ये आयोजन किस लिए? तो कहा तुम्हारे जो भैया है ना बड़े वाले। हमने कहा हाँ। तो कहा दुष्यंत भैया जो है, यहाँ के दुष्यंत नहीं, दुष्यंत जायसवाल की बात कर रहे हैं, दुष्यंत भैया जो है उन्होंने वो नकली शराब के चक्कर में जेल चले गए। हमने कहा अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? तब फिर उनके लिए हमने एक कथा रखी है, वो बाहर आ गए, मनौती थी, मानी वही हमने कहा वाह जी वाह। फिर एक कथा रखी है, हमने कहा कथा में खर्चा कितना हुआ? तो 2 करोड़। हमने कहा वाह जी वाह, बहुत बड़ा खर्चा हुआ। फिर हमने कहा इस कथा के बाद में क्या नकली शराब का धंधा बंद कर देंगे? कहा उन्होंने, बुआ जी ने मुँह फुला के कहा क्यों बंद कर देंगे? तो ये शराब का अगर धंधा बंद कर देंगे तो कथा का पैसा कहाँ से आएगा? भाई साहब, वो कथाएं कभी निर्माण नहीं कर सकती। वो मीटिंग जब तक वर्ण आचरण में ज्ञान नहीं उतरेगा, जब तक सद्भाव यहाँ पर हृदय से नहीं उतरेगा, तब तक क्रांति नहीं कर सकती। जिस प्रकार से मुर्दे कभी क्रांति नहीं करते, उस प्रकार से विचार जिंदा क्रांति करते हैं। विचार क्रांति करते हैं, लेकिन जिंदा विचार क्रांति करते हैं। जिंदा विचार करने के लिए आपको चलता फिरता क्या बनना पड़ेगा? चलता फिरता युवा उदय बनना पड़ेगा। एक नया नाम रखा भैया यहाँ की संस्था का, जैसे वो कहते हैं ना युवा वाहिनी वाले, हर एक व्यक्ति को की युवा वाहिनी को युवा वाहक है, तो वैसे हमने अपनी संस्था में एक हर व्यक्ति का नाम रखा है युवा उदय। हम एक अच्छा युवा उदय बन पाए, हम एक समाज का एक ऐसा यौवन बन पाए जो यौवन को संभाल पाए। छत्रपति शिवाजी की बात आपको सुनाता हूँ मैं। एक बार की बात है, 16-14 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने जब छत्रसाल संभाला तो वहाँ के राजा बने, तो कोंकण प्रदेश पर हमला बोला गया उनकी सेना की तरफ से। कोंकण प्रदेश में जाकर जब हमला बोला तो वहाँ पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो वहाँ पे की जो कोंकण प्रदेश के राजा थे मौलाना अहमद, उनकी पुत्रवधू थी, बेटे की वाइफ, तो बहुत ही सुंदर थी, नायाब सुंदर स्त्री थी, उसका नाम था जौहर बानू। तो उसको लेते हैं वो लोग, जीतने के बाद में छत्रपति शिवाजी की सेना उसको उठा के डोली में बिठाते हैं और लेके आ जाते हैं। कहते हैं महाराज की जय हो। छत्रपति शिवाजी छोटा 14 साल का बच्चा, देखो क्या उसके अंदर उत्साह होगा। कहा उससे कहा महाराज की जय हो, तो बोलता हाँ क्या समाचार लाओ? कहा कोंकण प्रदेश पे अपना आधिपत्य, अपना झंडा कायम हो गया। कहा बहुत बढ़िया, शुभ समाचार है। गरीबों में जवाहर बंटवा दिए जाएँ, लोगों के लिए मिष्ठान भंडार की व्यवस्था की जाए, और जो वहाँ के बंदी आए हैं उनकी भी सेवा की जाए। और हमारे वहाँ से कहा आपके लिए एक नायाब तोहफा लाए हैं। इस प्रकार से बड़ा हो या बुजुर्ग, छोटा हो या बड़ा, किसी के सामने तोहफे की बात कह दो तो एक उत्साह आ जाता है, भाई तोहफा क्या है? तो उन्होंने कहा तोहफे में क्या है? तो उनके सामने एक डोली रख दी जाती है। तो कहते हैं महाराज आपको जाकर दीदार करें। जाते हो, तलवार निकाल के ऐसे
घूंघट उठाते हैं, तो उसका क्या नाम है, डोली का पर्दा उठा के देखते हैं और देखते हैं उसके अंदर एक स्त्री बैठी होती है, दोनों हाथ जोड़ते कहती है, हे माँ तो कितनी सुंदर है, काश मेरी जीजाबाई, मेरी माँ जीजाबाई इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। ममत्व का भाव देखिए, संस्कार थे उनके, उसी भारत में पैदा हुए थे, उनके संस्कार देखिए, कहते माँ तो कितनी सुंदर है, काश मेरी माँ जीजाबाई सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। और म्यान से तलवार खींचते हैं और सेनापति की गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं नीच इतना कर्म होगा ना सहन मेरे लिए, है दुश्मन की बेटी पर है बहन मेरे लिए। ऐसी संस्कृति थी, ऐसे कल्चर थे, ऐसे उत्साहवर्धन के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। आज क्या होता है, हमारा लड़का छोड़ के आया, फड़ा की लौंडिया आया, ठाकुर की बेटे छोड़ के आया, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कर रहे हैं, हमारा लड़का फला की, अरे गौतम मन ने तो उनकी बेटेवा छेड़ के आया है। भाई साहब अगर आपकी बेटेवा ब्राह्मण का लड़का छेड़ के आया है या किसी का अन्य बिरादरी का लड़का छेड़ के आया है, किसी के जातिगत या किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए छेड़ के आया किसी की लड़की, भाई साहब लड़की आपकी बाहर निकलती है, उठवा सकते हैं लोग। अपने वहाँ एक संस्कृति थी, अपने वहाँ एक कल्चर था 72 भारत में, महत्वत पदारेशु, इसका मतलब क्या था, देखो मगर माँ की बेटी, पर द्रव्यस लोष्टवत, दूसरे का धन, पहले लोहे की कीमत नहीं मानी जाती, मिट्टी के ढेले के समान। ऐसी संस्कृति होनी चाहिए, ऐसी कल्चर होने चाहिए। यार क्या बात करते हो, युवा उदय तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ भाई साहब गए, भाई साहब के घर में पानी है, भाई लड़की कौन आई थी बहुत सुंदर, अगर ये चरित्र और चिंतन अपन नहीं सुधार पाए, यार छोड़ दो, बस की नहीं है तुम्हारे। शपथ तो सब ले लेते हैं, वर्दी पहनने के लिए करेगा चाहिए, कभी कभी कह देते हैं, बदनाम कर देते हैं। यहाँ पे 100 नंबर के भाई हमारे पीछे हैं, लोग बदनाम कर देते हैं कि पुलिस ने ये किया, पुलिस ने किया। अरे भाई साहब 2 बजे अगर वारदात होता है तो पुलिस से पूछती है, हॉस्पिटल पहुँचाने का काम वो करती है। सेना को कहते हो सरहद पे बंदूक लिए ताने खड़े हैं, भाई साहब यहाँ पे एक्सीडेंट हो, तुम तो रजाई में बड़े सो रहे होगे, 2 बजे मैं देखता हूँ हमारे घर के सामने में हादसा होता है, 15 मिनट बाद मुझे पता चलता है, 5 मिनट पहले पुलिस वहाँ खड़ी हुई होती है। याद करो, इस समाज में हर सभी का एक अपना योगदान है। आप कभी ये एक सबका एक अपना कंट्रीब्यूशन है यार, बतासे वाले का भी उतना कंट्रीब्यूशन जितना जूते सिलने वाले का। और जूता मेरा फट गया वो कौन सिलेगा, वो भी जूते सिलने वाला एक बैठा हुआ है। इतना मर्सिडीज का वेम्स बेचने वाले का कंट्रीब्यूशन है, उतना ही एक टेलर का कंट्रीब्यूशन है। फटी पैंट कौन सिलेगा। जिस दिन आपकी भावना बदल जाएगी, हमने सीखा है बड़े बड़े लोगों से, देखा है बड़े बड़े लोगों से, उनसे वो बात करने का जो तहजीब होती है, क्या आप मेरा पैंट सिल देंगे। और हम किसी जूता सिलने वाले के पास जाते हैं, जूता रखता है, जूता सिल कितना लेगा यार, तुम्हारी औकात और हैसियत बस वो है ना जो खानदानी रईस होते है न, उनका मिजाज अपना, तुम्हारी हरकत बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं। तो अपने को अगर रईस और खानदानी ज़्यादा बनाना चाहते हो, 72 भारत के एक अच्छा युवा उदय बनाना चाहते हो, तो आपको एक व्यक्तित्ववादी बनना पड़ेगा, आपको एक समाजवादी बनना पड़ेगा, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। भाई साहब आप युवा उदय तब होगे जब एक माँ के अच्छे बेटे होगे, जब एक पत्नी के अच्छे पति होगे। आप अपनी पत्नी के लिए लॉयल नहीं है, आप अपने बेटे के लिए लॉयल नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए लॉयल नहीं है, तो क्या आप एक अच्छे समाज के आदमी बन पाएंगे, एक अच्छे समाज के नागरिक बन पाएंगे, एक अच्छे समाज के